हेलो नमस्कार, मैं हूं सत्या साहू। हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड के लिए फिजिक्स। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो है लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। किसके द्वारा दिया गया? आपके न्यूटन बाबा के द्वारा दिया गया था। न्यूटन बाबा को अगर अपन फिजिक्स से हटा दें तो फिजिक्स में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई फिजिक्स ही खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। और क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो लगभग ख़त्म ही मान के चलो, क्योंकि भाई अपने न्यूटन बाबा ने आपके गति के समीकरण दिए थे जो हमने पहले पढ़े थे, एक में गति के समीकरण। फिर आपके न्यूटन बाबा ने पूरी कैलकुलस यानी कि आपके जो समाकलन गणित और अवकलन गणित है उसको डिस्कवर किया था। और ये आपके गति के नियम भी न्यूटन बाबा ने ही दिए थे और काफ़ी कुछ किया था न्यूटन बाबा ने। तो आज हम न्यूटन बाबा के गति के नियमों के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमारा पहला नियम आता है जड़त्व का नियम। 3 नियम है, वैसे 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तीनों नियम, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि इफ़ एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 देन ए इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। यानी कि अगर अपने पास में कोई पिंड है और उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाला फोर्स जो है, वो सारे फोर्स जैसे 1 नहीं 2 3 4 5 सारे फोर्स लग रहे हैं, उनका जो नेट फोर्स निकल के आया, अगर वो नेट फोर्स 0 है तो उस पिंड का एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण 0 होगा। इट मीन्स v बराबर कांस्टेंट, यानी क्या होगा कि वो एक नियत चाल से चलता रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, v इज इक्वल्स टू 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हो सकता है, या तो v कांस्टेंट हो सकता है या फिर v 0 हो सकता है। अगर v वेरिएबल होगा तभी आपके पास में क्या आएगा, त्वरण। अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था a dv बाई dt कांस्टेंट, तो ये आपके क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन 0। अब एक्सेलरेशन 0 और दूसरा रीज़न आपके क्या हो सकता है कि अगर चाल ही 0 हो, आपका जो पिंड है वो गति ही नहीं कर रहा हो, तब भी आपकी एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो क्या हो सकता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है यानी कि विराम अवस्था में है तो तब तक विराम में रहेगी जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगाया नहीं जाए। ठीक है, यहाँ पर 0 है, अगर इसको 0 से बढ़ाकर कुछ 2 3 4 5 न्यूटन कर दे तो आपके क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा उसके अंदर। और कोई भी गति कोई भी पिंड तब तक गति में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। ये आपके v कांस्टेंट वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो इसके स्टैंडर्ड से एग्जाम्पल है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे। गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी स्टार्ट हुई, अचानक से झटका लगा और आप क्या हो, पीछे की तरफ झुके। अगर गाड़ी ब्रेक लगाएगी, अचानक से ब्रेक लगा तो आप क्या हो गए, आगे की तरफ झुक जाओगे, दांत वांत टूट जाएंगे आपके अगर सडनली ब्रेक लगे तो इसके एग्जाम्पल्स तो कुछ पढ़ने लायक है भी नहीं वैसे। तो आपके क्या होता है, अगर किसी पिंड पर एफ नेट यानी कि बाहर से जितने भी बल लग रहे हैं उनका जो नेट वैल्यू है वो 0 हो तो उस पिंड का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये 2 चीज़ों को इंडिकेट करता है, या तो आपके v कांस्टेंट होगा यानी कि v स्थिर होगा, या फिर क्या होगा आपके v बराबर 0 होगा। यानी कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। कोई वस्तु गतिमान है तो तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इस आपके जो पहला नियम आता है जड़त्व का नियम, या फिर इसको अपन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, गति का प्रथम नियम। ये जो आपके गति का पहला नियम है इसको और क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपके इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना आप और इसको याद करना करके जाना एज ए फैक्ट कि यह नियम बल की गुणात्मक परिभाषा देता है।
यानी कि ये जो नियम है आपको बल का गुण बताएगा, यानी कि बल होगा तो एक्सेलरेशन होगा, बल नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। तो ये नियम क्या होता है, आपके बल की गुणात्मक परिभाषा देता है। आप इसको क्या कर लेना, एज ई फैक्ट याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसमें से यहीं से बन जाएगा। फिर आपके आता है न्यूटन बाबा का दूसरा नियम। फिर आपके आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या बोलता है आपके कि संवेग में परिवर्तन की दर, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। यानी कि dp अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू f, dp अपॉन dt, प्रोपोर्शनल का साइन हटा आपके ये तो कांस्टेंट आएगा, ये मैंने क्या मान लिया kf, और यहाँ पर जो आपके k होता है वो क्या होता है, 1 होता है। मैं मन से नहीं मान रहा हूँ, न्यूटन बाबा ने यही बताया है कि k बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आपके संवेग में परिवर्तन dp अपॉन dt बराबर हुआ f, यानी कि संवेग में परिवर्तन बाह्य बल के बराबर होता है। अब देखो f बराबर आपके आया dp अपॉन dt, यानी कि अगर मैं dp और dt के बीच में ग्राफ बनाऊँ, यानी कि p और t के बीच में कोई ग्राफ खींचा मैंने, जैसे कि ये रहा आपकी p यानी संवेग वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये आपके टाइम, और ऐसा कोई ग्राफ आया आपके पास में थीटा कोण पे। तो ये जो आपके ग्राफ आया, इस ग्राफ की ढाल आपके किसके बराबर हो जाएगी, बल के बराबर हो जाएगी। कैसे हुई अभी देख लो। ढाल यानी क्या होता है, टेन थीटा होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा, यानी कि ढाल किसकी ढाल, PT ग्राफ की ढाल। टेन थीटा बराबर क्या होगा आपके, मैंने बोला है L के A, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आपके लंब और ये क्या है आपके आधार। अगर यहाँ से यहाँ तक संवेग P है तो अंतर कितना हुआ, यही आपके डेल्टा P हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट पर ना मान के जाओ, किसी दो पॉइंट दूसरे पॉइंट पर मान लो, आप इन दो पॉइंट के बीच में मान लो कहीं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके क्या हो जाएगा, डेल्टा P, और यहाँ से यहाँ तक आपके क्या हो जाएगा, डेल्टा T। तो टेन थीटा बराबर, थीटा तो यही रहेगा यहाँ पर भी, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक, ये किसके बराबर हुआ आपके, ये ऑलरेडी आपके क्या है, F। तो क्या होगा आपके P/T ग्राफ की ढाल आपके किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको भी याद कर लेना। याद करें तो क्या, बस ऐसे निकाल सकते हो आप, और डायरेक्ट यहीं से भी दे सकते हो कि आपके क्या होगा, dp/dt बराबर f, यानी कि ये इस ग्राफ की ढाल किसके बराबर होगी, बल के बराबर होगी ही होगी। अब यहाँ पर एक संवेग टर्म आई है अपने p, तो p बराबर क्या होता है, mv। p बराबर होता है आपके mv। वैसे तो हम संवेग के बारे में इस लेक्चर से अगले वाले लेक्चर के अंदर बड़े डिटेल से बात करने वाले, जब एक पिंड 2 या 3 पिंडों में टूट जाएगा उस टाइम पर बढ़िया अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं अपन, संवेग के बारे में जस्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान व वेग का गुणनफल आपके क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। सा आपकी समझ में आया, समझ में आया। तो ये ग्राफ बनाना, मैं इसको हल्का सा मिटा के यहाँ पर कुछ और चीज़ करते हैं थोड़ी बहुत। देखो अपने क्या आया, F बराबर आया dp/dt। सिंस अपने को पता है कि P बराबर क्या होता है, mv। मैंने क्या बोला था, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान व वेग का गुणनफल। तो F बराबर क्या हो जाएगा, d/dt, P की जगह क्या लिखोगे, mv। अब इसका अवकलन करोगे तो अवकलन क्या होता है आपके, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, d/dt या फिर d/dx लिख लो।
ए गुणा बी बराबर होता है ए डी बी अपॉन डी एक्स प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स। इसका भी ऐसे ही करना है अपने को, एक कांस्टेंट मानना है, दूसरे को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएशन करना है, आपको अवकलन करना है। फिर क्या करना, जिसको आपने पहले कांस्टेंट माना है उसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना है, और जिसको आपने पहले अवकलन किया था उसको कांस्टेंट मान लेना। इसको कांस्टेंट मानो पहले आप m, तो डी वी बाई डी टी प्लस ये v डी एम बाई डी टी, ये आपके क्या होगा बल। ये किस कंडीशन में होगा, ऐसी कंडीशन हो जब आपके द्रव्यमान भी चेंज हो रहा हो समय के साथ में और वेग भी समय के साथ में चेंज हो रहा हो। ये आपके क्या होता है डी वी बाई डी टी क्या होता है एक्सेलरेशन त्वरण, तो ये क्या हो जाएगा एम ए प्लस वी डी एम अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा आपके बल, किसके अनुसार द्वितीय नियम के अनुसार। लेकिन जनरली हम जो अपने आसपास की घटनाएं देखते हैं उसके अंदर आपके द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। चेंज तब होता है या तो आपके जो भी कोई भी वस्तु या पिंड है उसमें से लगातार द्रव्यमान घटता जा रहा हो, एक कंडीशन तो वो हो सकती है। और दूसरी कंडीशन आपके द्रव्यमान कब चेंज होगा, जब आप नियर टू स्पीड ऑफ लाइट से आप गति करोगे तब आपके क्या होगा द्रव्यमान चेंज होता जाएगा। किस फॉर्म में चेंज होगा, तो आपके m बराबर होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसके बारे में जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब उसके बारे में अच्छे से और बात करेंगे। लेकिन आपके ये m यानी कि द्रव्यमान पिंड का कब है, जब आप किसी बहुत ही फास्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति या फिर बहुत ही ज़्यादा तेज वेलोसिटी से आप गति करते हो, तो उस टाइम पर क्या होता है कि किसी भी पिंड का जो वेग होता है वो क्या होता है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और अगर आप प्रकाश की चाल से चलने लग जाओ तो यहाँ पर मैं वी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर रखूँ तो ये क्या होगा एक माइनस एक कितना हुआ 0 और अंडर रूट 0 और नीचे आप किसी भी चीज़ में 0 का भाग दोगे तो आपकी क्या आएगा इनफाइनाइट। यानी कि जब आप प्रकाश की चाल से गति करने लग जाते हो तो आपका जो द्रव्यमान होता है वो कितना हो जाता है अनंत के बराबर हो जाता है। तो फिलहाल हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर जो आपके द्रव्यमान चेंज नहीं होता है तो इसको तो हम मान लेते हैं कांस्टेंट, तो ये आपके क्या हो गया 0, तो F बराबर कितना हुआ m e। और यही हम पढ़ते हुए चलते हैं। अपने पृथ्वी पर जितनी भी अपने देख सकते हैं वो घटनाएं होती है वो क्या होती है, उनके अंदर बल कितना होता है F बराबर m a के बराबर होता है। अब एक चीज़ और लिखना है, इसके अंदर भी स्टेटमेंट लिखना कि यह बल की गणनात्मक परिभाषा देता है। रीजन क्या है इसका लिखने का, देखो F बराबर ma, अपने को गणना के लिए जो वैल्यू चाहिए वो लेके आ गया है फॉर्मूला। तो ये जो आपके द्वितीय नियम है न्यूटन का ये बल की गणनात्मक परिभाषा देता है। पहला वाला क्या देता था, गुणात्मक परिभाषा देता था, और ये आपकी गणनात्मक परिभाषा देता है। फिर आगे चलते हैं अपन तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम बड़ा लप्पू सा है, लेकिन इससे पहले इसके जो एग्जाम्पल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स जो आपके आते हैं, पहला तो आता है रॉकेट की लॉन्चिंग। आपके जो रॉकेट होता है उसकी लॉन्चिंग इस दूसरे नियम पर आधारित होती है। तो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट ये अपन क्या थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्योंकि हम जब न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ेंगे तो अपने रॉकेट की लॉन्चिंग बड़े आराम से हो जाएगी। तो अब अपने आता है गति का तृतीय नियम, और इसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हर एक क्रिया का समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप किसी के थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपके थप्पड़ मार देगा, ठीक है, वो वाली नहीं है।
यानी हर एक क्रिया के एक परिणाम में समान लेकिन दिशा में विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। देखो इसको एक स्टैंडर्ड से एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके पास में कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान m है, तो इसकी वजह से इस पर जो लगने वाला फोर्स या फिर इसका जो वेट है वो कितना होगा, mg होगा। ये जो आपका पिंड है वो किसी भी सतह या फिर पृथ्वी मान लो, तो उस सतह पर एक बार यानी कि आपके क्या लगा रहा है, एक फोर्स। बार क्या होता है, एक तरह का फोर्स ही होता है। तो ये भार लगा रहा है mg। तो ये जो आपके सतह है इस आपके पिंड पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। कितना लगाएगी, वो कितना लगाएगी, इसके इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसको अपन आर वेक्टर या फिर अपन एन वेक्टर से डिनोट करते हैं। आर वेक्टर किस लिए, क्योंकि रिएक्शन फोर्स है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, आर। और एन नॉर्मलाइजेशन फोर्स, यानी कि ये जो आपके सतह है इसके हमेशा लंबवत होगा। ये क्या होगा, सतह के लंबवत। और आर किस लिए बोलते हैं अपन, ये आपके रिएक्शन फोर्स है, इस वजह से इसको अपन आर बोलते हैं। इतना सा समझ में आया। और स्टेटमेंट तो वही है, हर एक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, बस ये इतना सी है उसका स्टेटमेंट। अभी अपन क्या कर लेते हैं कि रॉकेट लॉन्चिंग देख लेते हैं। रॉकेट का प्रणोदन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखो भैया, ये है आपका कोई रॉकेट, ठीक है, इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है और उस वो जो फ्यूल जल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर गैसें बन रही है और वो गैसें बाहर निकल रही है। किस स्पीड, u की स्पीड से बाहर निकल रही है। और हर सेकंड या फिर टाइम के साथ में इसके अंदर जो द्रव्यमान है उसके अंदर परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्यों आएगा, पहले इसके अंदर ईंधन भरा हुआ था, वो जलता जा रहा है और जल कर किस में बदल रहा है, गैस के अंदर बदल रहा है, तो वो गैसें बाहर नीचे की तरफ निकल रही है। तो ये जो आपकी गैसें नीचे की तरफ निकल रही है, ये जो आपके इसके तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे कि ये गैसें बाहर निकलेगी तो इसके अंदर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगा वो फोर्स जनरेट होगा। तो ये फोर्स जनरेट हुआ, ये इसको ऊपर की ओर धक्का देगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, सेम अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पर एक बल लगेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रणोदी बल। वो प्रणोदी बल किसकी वजह से लग रहा है, ये जो गैसें बाहर की ओर जा रही है इनकी वजह से जो बल लग रहा है उसका विपरीत, समान किंतु विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इसकी वजह से ये क्या होगा, अपलिफ्ट करेगा, ऊपर की ओर जाएगा या फिर प्रणोदित हो जाएगा। ये आपके एक निश्चित टाइम के अंदर द्रव्यमान खपत हो रही है, यानी कि वो जो आपका ईंधन है वो जलता जा रहा है और ये गैसें u वेग से बाहर की ओर निकल रही है। तो प्रणोद कितना हो जाएगा, ये जो फोर्स जनरेट होगा या ऊपर की ओर धक्का लगेगा वो कितना होगा, -u dm/dt। ये इतना सा ही अपने काम का है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना सा होता नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। फॉर्मूला कहाँ तक जाता है आपके, -mg, ये यहाँ तक फॉर्मूला जाता है, ठीक है। लेकिन जब अपने जो रॉकेट होता है बहुत ही छोटा होता है, जो हम दिवाली पे जलाते हैं उसको ले ले अगर, तो उस टाइम पे आपके क्या मान सकते हैं, इसको अपन नेग्लेक्ट मान सकते हैं, गुरुत्व प्रभाव को नगण्य मान सकते हैं। या फिर कब मान सकते हैं, जब आपका जो रॉकेट है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गया हो, तब भी अपन इसको 0 मान सकते हैं और इसको लेकर अपन सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे आया उसका तो बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन इसको याद करने का तरीका ज़रूर बता सकता हूँ। ऑल्दो अपने जो डेरिवेशन होगा वो ऐसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ वैसे, लेकिन आपको याद ज़रूर रह जाएगा कि ये चीज़ कैसे आई। देखो मैंने क्या बताया था, दूसरा नियम ये था v dm/dt प्लस m dv/dt। मैंने इसको क्या लिखा था, a लिखा था, ये आपके a हो गया। अब यहाँ पर देखो
मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं आएगा, बस याद करना है और रटने का तरीका बता रहा हूँ कि इसको दिमाग के अंदर कैसे फीड करना है। ये आपके फोर्स है, ये आपके एम ए है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के अंदर या फिर ऊपर की ओर जा रहा है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही जा रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगा एम जी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण इस डायरेक्शन में होता है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस एम जी। ठीक है, और ये जो आपके यहाँ पर आया, ये v क्या है, गैस का वेग, dm/dt क्या हो जाएगा आपके, जिस रफ्तार से गैसें जल रही है वो रफ्तार हो जाएगी आपके, या फिर दर उसको अपन बोल सकते हैं। अब ये आपके उसी फॉर्मूले की हमने क्या निकाला, दूसरा नियम है गति का, दूसरा समीकरण है, सॉरी गति का दूसरा नियम है, उससे अपने ये फॉर्मूला निकाला। यहाँ पर क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो बस। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तरीका नहीं है, इसको रटना मत कि ये तरीका है, ऐसे ऐसे होता है, नहीं। ये क्या है कि आपको फॉर्मूला बनाना है ये वाला याद करने के लिए, उस टाइम पर ही काम देगा, बाकी कहीं पर काम नहीं देगा। ठीक है, अब यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य हो, अगर अपन ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर लें तो यह आपके वेट होगा वो कितना हो जाएगा 0, तो आपके फोर्स कितना हुआ या फिर प्रणोद कितना हुआ -u dm/dt, और अपने जो लगभग काम हो जाएगा, लगभग क्या, अपने जो आते हैं ना क्वेश्चन, बड़े लल्लू से क्वेश्चन आते हैं और इससे ही काम हो जाएगा अपने। ये वाला तो याद भी नहीं करना मैं बोलो तो, लेकिन फिर भी किस्मत माड़ी चाल रही हो तो कहीं ना हो पाया। फिर अपन क्या लिख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन और एक चीज़ और पूछ सकता है कि अगर प्रारंभ के अंदर गैसें जो निकल रही थी उनका वेग u था, और किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर किसी भी समय, माना कि 10 सेकंड 15 सेकंड बाद में उसका वेग कितना हो जाएगा, तो t समय पश्चात वेग, पश्चात रॉकेट का वेग v बराबर होगा आपके u log m/m0 -gt। कैसा आया आपके फॉर्मूला, देखो v बराबर क्या लिखते हो आप, u -gt, ऊपर की ओर गति के लिए लिखते हो। अब यहाँ पर क्या अलग चीज़ लिखनी है आपके, u बराबर क्या लिखोगे, u log m/m0 लिखोगे, बाकी और कुछ अलग नहीं लिखना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई ना कि v बराबर क्या होता है आपके u log m/m0 -gt, f बराबर क्या होता है -u dm/dt। अगर इसमें भी अपन ग्रेविटेशन को नगण्य मान ले, या फिर कब, जब ये जो आपका रॉकेट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गया हो, तब आपके v बराबर क्या हो जाएगा, v max कितना हो जाएगा, u log m0/m, यहाँ पर भी आपके m0/m है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में ही आपके। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इससे रिलेटेड, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके कि ये आपके पास में कोई रॉकेट है, ठीक है। इस रॉकेट में जो आपके ईंधन जल रहा है उसके जलने की दर है आपके 0.05 kg प्रति सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से जो आपके गैस से निकल रही है उनका वेग है 400 मीटर प्रति सेकेंड। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉकेट द्वारा प्राप्त प्रणोद
यानी कि किस बल के साथ में रॉकेट अपलिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो आपके क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है F बराबर क्या होता है u/dm/dt। तो u आपके है 400, dm/dt है आपके 0.05, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इस ज़ीरो को हटाया आप नीचे लिखो 100, ये 520 यानी 20 न्यूटन। ठीक है ना। यहाँ पर जो आपके अब थ्रस्ट आया वो 20 न्यूटन कम, यानी काफ़ी कम है, यानी कि ये आपके क्या है, दिवाली पर जलने वाला रॉकेट है। इतना सा समझ में आया। चले आगे चलें। चलो भैया, तो अब हम देख लेते हैं आवेग संवेग प्रमेय के बारे में। आवेग संवेग प्रमेय क्या चीज़ होती है? देखो, आवेग क्या होता है आपके, आवेग होता है बल गुणा समयांतराल। यानी कुल कितने से समय के लिए आपका बल किसी भी वस्तु पर लगा, वो आपके क्या हो जाएगा, आवेग। इम्पल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देसी भाषा में बोला तो ताण बनावण, अब नहीं कह ताण में मतलब है। ठीक है, यानी कि एक सडन आपके जो गुस्सा आता है आपको, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स बोल सकते हैं। तो आपके जो फोर्स होगा बहुत ही ज़्यादा फोर्स होगा, और बहुत ही कम समय के लिए जो आपका फोर्स लगेगा किसी भी पॉइंट पर, तो वो आपके क्या हो जाएगा, इम्पल्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, आवेग बोल सकते हैं। इसको अपन आई से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा एफ और ये डेल टी। अब देखो, जैसे आप लोगों ने दूसरे नियम के अंदर पढ़ा है कि dp/dt बराबर क्या होता है, f। अगर मैं इसी चीज़ को थोड़े से बड़े समय अंतराल के लिए लूँ तो डेल्टा p अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा t बराबर क्या हो गया, f। तो डेल्टा p बराबर कितना हो गया आपके, f डेल्टा t, कुछ यही हो गया। देखो, I बराबर भी f डेल्टा t है, p बराबर भी f डेल्टा t है, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, इम्प्लाइज I इज इक्वल टू डेल्टा p। यही हो गया, यानी कि यही आपकी क्या होती है, आवेग संवेग प्रमेय। क्या होती है, आवेग संवेग प्रमेय। क्या बोलती है ये, कि किसी भी पिंड के संवेग में जो परिवर्तन होगा वो आवेग के बराबर होगा। अब इससे रिलेटेड आप एक ग्राफ देख लो। ये आपकी क्या है, आवेग। अगर मैं यहाँ पर बल लूँ और यहाँ पर क्या लूँ, समय। आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं इसको लंबाई मान लूँ और इसको चौड़ाई मान लूँ तो ये आपके क्या हो जाएगा, एक तरह का आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बताता है, ये जो आपका फॉर्मूला है वो क्या बताता है कि ये भी स्टेटमेंट लिखना आप, बल, ये बल और ये समय, बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल आवेग कोष्ठक में लिखना आप, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में ही है आपको। अगर मैं इसको लंबाई मान लूँ, इसको चौड़ाई मान लूँ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, किसका, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आपका जो ग्राफ आएगा आपके बल और समय का, उसका जो आप क्षेत्रफल निकाल लो, ये जो ग्राफ आया इसका आप ये जो क्षेत्रफल निकाल लो, तो उस समय जो आपके क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा, आपके आवेग होगा, या फिर आपके क्या हो सकता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर हो सकता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको तो छाप लेना ना। जैसे कि आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, ये
यहाँ पर आपकी ये बल और ये समय 10 न्यूटन, यहाँ पर 2 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड। क्वेश्चन में दूं 4 सेकंड में प्राप्त आवेग या फिर संवेग में परिवर्तन क्या आएगा आपकी संवेग में परिवर्तन? आई बराबर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। आधार कितना है? 2। ऊंचाई कितनी है आपकी? 10 प्लस ये क्या बनना आपके आयत बन रहा है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई है आपकी 10, चौड़ाई है आपके यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से यहाँ तक तो 4 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितने हुए? ये आपके यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 में से 2 गए, आपके कितने बचे? 2। तो ये आपके 2 से 2 कैंसिल, तो 10 प्लस 20 बराबर 30 न्यूटन सेकंड। ये आपके क्या हो जाएगा? आवेग। इतना से समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। देखो फिर अपने अगला टॉपिक आता है आभासी भार। आभासी भार। अगर आप कभी लिफ्ट में बैठे हो, ठीक है, कभी बैठे हो, तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो वेट है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तब आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से हल्के हो गए, आपको आपका जो भार है वो कम फील होता है। लेकिन जैसे लिफ्ट ऊपर जाने लगती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा वज़न थोड़ा सा बढ़ गया, पैरों में दर्द होने लग गया, वज़न ज़्यादा फील हो रहा है आपको। तो वो क्यों होता है? आभासी भार की वजह से होता है। देखो ये रही आपकी लिफ्ट, इनको लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही बोलते हैं, ठीक है। अब लिफ्ट है आपके, तो 2 कंडीशन बनेगी, या तो ऊपर जा रही होगी या फिर नीचे आ रही है, दोनों एक साथ लेके चलते हैं। ये आपके कोई यहाँ पर बनाते हैं इस जगह पे, ये आपके कोई लिफ्ट है, इसके अंदर आपका बैठा है एक बंदा, ठीक है। ये कोई बंदा बैठा है, बंदे का जो मास है वो कितना है? m, तो वेट कितना हो गया? mg। ये नीचे की तरफ mg लगा रहा है, तो ऊपर की तरफ आपके रिएक्शन फोर्स होगा, क्या होगा? r। ये जो आपका r होगा यही आपके आभासी भार को डिसाइड करेगा, क्योंकि जब आप मशीन, जो आपके तौलने की मशीन होती है आपका वजन करने की, उस मशीन पे खड़े होते हो आप, तो जो आपका नीचे की तरफ फोर्स लगता है और जो मशीन आपके ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, वो फोर्स ही आपके इनडायरेक्टली आपका वेट निकल कर आता है, ठीक है। तो वो जो आपका रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आभासी भार, यानी कि जितना भार होगा उसके अंदर जो आपके एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के कारण जो भार जुड़कर आएगा वो उसके साथ में जुड़ जाएगा, और वो आपका क्या होगा? आभासी भार। ये क्या हो गया? आपके रिएक्शन फोर्स। अब ये आपका ए एक्सेलरेशन मान के चलते हैं। अभी 2 केस बनते हैं, या तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो या लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो। हम क्या लेके चलते हैं? ऊपर की तरफ जा रही हो, ऊपर की तरफ, और एक साइड में लेके चलते हैं नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ जाए तब भी आपके 2 चीज़ें बनती है। ये ऊपर की तरफ जा रही है, माना कि लिफ्ट पहली बार के अंदर ऊपर की तरफ जा रही है, इस साइड में आपके पास में एक्सेलरेशन ए है। यदि लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जाए, मैंने पहले बताया जब नियत वेग आ जाता है तो आपके त्वरण कितना हो जाता है? 0। अगर त्वरण 0 हो गया आपके, तब आपके इसके जो आपका आभासी भार होगा वो कितना होगा वो देखना। पहली कंडीशन आप लेके चल रहे हो ये वाली, यदि लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की ओर जाए, तो ये लग रहा है आपका mg नीचे की ओर, ये आपके ऊपर लग रहा है रिएक्शन फोर्स। इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है
बाहर से हम ये एक एक्सेलरेशन की जगह मान के चलते हैं, अभी ए एक्सेलरेशन जो जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, अगर ये ए 0 है तो इस पर जो भी आपके कुल भार लगेगा या फिर कुल बल लगने वाला है, सॉरी कुल बल जो लगने वाला है वो कितना होगा। तो देखो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आर में से आप इसको माइनस कर दो, देखो जो भारी होगा वही ऊपर की तरफ खींचेगा, तो आर माइनस एम जी किसके बराबर, नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर 0, तो इम्प्लाइज क्या होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा एम जी। यानी कि अगर ये जो आपकी लिफ्ट है नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो आपका जो बार है वो आपको उतना ही फील होगा जितना को आपको स्थिर या फिर बार खड़े हुए प्रतीत होगा। अब दूसरी कंडीशन बनती है, इफ ए इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, अगर किसी न किसी त्वरण से जा रही हो तब क्या होगा कि ये जो आपका आर माइनस एम जी होगा, आर माइनस एम जी होगा, ऊपर की ओर जा रही है तो जो बड़ा होगा उसी साइड में जाएगी, तो आर माइनस एम जी लेके चलो, आर माइनस एम जी लेके चलो, ये ऊपर की ओर जा रही है, ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो इस पर एक बल लगेगा, नेट बल किसके बराबर होगा, ये जो आपका नेट बल आया किसके बराबर होगा, आपके इस मास और इस एक्सेलरेशन के बराबर होगा, क्योंकि हमने दूसरे नियम के अंदर पढ़ा एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है। तो ये जो आपका नेट फोर्स है किसके बराबर आएगा, एम ए के बराबर आएगा। तो आर बराबर कितना हुआ, एम जी प्लस एम ए। ठीक है, इतना सा समझ में आया। यानी कि जब आप किसी एक त्वरण से ऊपर की ओर जाओगे लिफ्ट के अंदर तो आपको आपका वेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, कितना बढ़ा हुआ दिखाई देगा, एम ए बड़ा दिखाई देगा। यानी कि आप किसी त्वरण से जा रहे हो तो उस त्वरण से जो आपका बल मिलेगा उसके योग के बराबर होगा, आर बराबर एम जी प्लस एम ए। अब अगर यहीं पे लेके चलो, इफ ए इज इक्वल्स टू जी, यानी कि ये ऊपर की ओर जाए गुरुत्वीय त्वरण के साथ में, तो आपके आर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी जी रखो, तो ये एम जी कितना हो गया 2mg। इस कंडीशन के अंदर आपको अपना भार कितना प्रतीत होगा, दुगना। अभी अगर आप 50 किलो के हैं और 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर की ओर जाते हो तो आपको अपना भार कितना फील होगा, 20 किलो। अगर 50 के हो तो 100 किलो का, 75 के हो तो 150 का। ऐसे आपका क्या फील होगा, आपका भार दुगना फील होगा। अब इसका जो आप अगर ए से जी से ज़्यादा जाते हो तो फिर क्या करोगे, जो आपकी वैल्यू आए उसको जोड़ देना। दूसरी कंडीशन आती है आपके नीचे की तरफ, कि ये जो आपकी लिफ्ट है नीचे की तरफ आ रही है किसी एक त्वरण से, नीचे की तरफ आ रही है। मैंने क्या बोला, जिस साइड में जाएगी उसको सुपीरियर लेके चलेंगे। ये mg ज़्यादा मान के चले, इसके अंदर r कम है तो mg माइनस r। इस पर जो नेट फोर्स आया हमने क्या माना, mg माइनस r, लेकिन एक्चुअल में किसके बराबर होगा, f बराबर ma के बराबर। तो ये ma, तो r बराबर कितना हुआ आपके mg माइनस ma। यानी कि आपको जो आपका भार है वो कुछ कम दिखाई देगा। अब वही अगर मैं क्या ले लूँ, इफ़ a इज इक्वल्स टू 0, a बराबर 0 या फिर v कांस्टेंट लेके चलूँ, ये क्या हो जाएगा 0, तो r बराबर कितना हो जाएगा mg। लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसको छोड़ो। अगर मैं लेके चलूँ a बराबर g, ठीक है, a बराबर g माना मैंने, तो r बराबर कितना हो गया 0, तो mg माइनस mg बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यानी कि अगर आपका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो आपको ऐसा फील होगा कि आप फ्री फॉल कर रहे हो, यानी कि आपका अपना जो वजन होगा वो 0 प्रतीत होगा बिल्कुल ही। अगर उस कंडीशन के अंदर आपके जो वजन तोलने की मशीन है उसके ऊपर खड़े हो जाओगे तो आपका वजन कितना आएगा 0, क्योंकि आप बिल्कुल हवा में रहोगे, ना ऊपर ना नीचे। अब इसी की एक और कंडीशन बनती है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन g, यानी कि आपका जो त्वरण है वो g से भी ज़्यादा हो जाए, तब आपके क्या होगा, देखो यहाँ पर रखो r बराबर mg माइनस ma। ठीक है, ये आपका a किसके बराबर है, g से ज़्यादा है, तो r बराबर क्या हो गया आपके mg माइनस a।
ए जी से बड़ा है तो ये आपकी आर की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगी। छोटे में से बड़ा गया क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आई इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो यह आपकी रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन जब आप ज़्यादा त्वरण से आओगे तो आपका रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा यानी कि अभी आप जो लिफ्ट है उसका निचली वाली ज़मीन है, निचली सतह है, उस पर खड़े न रहकर क्या करोगे, ऊपर की तरफ चिपक जाओगे, बिल्कुल मकड़े की जैसे, स्पाइडरमैन की जैसे। क्या पता सर्वर फूट जाए, वो अलग बात है। यानी कि इस कंडीशन के अंदर आपके जो वेट हो जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, या फिर क्या होगा, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आप ऊपर की तरफ लुढ़क जाओगे। इतना सा समझ में आया। इस रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो एक रॉकेट उड़ रहा है और रॉकेट के अंदर क्या बैठा है, एक बंदा बैठा है। चलो बंदी मान के चलते हैं, ठीक है, एक बंदी बैठी है। और जब ये रॉकेट उड़ता है यानी चल रहा है, उड़ रहा है, तो इस बंदी को अपना जो मास है वो कितना फील हो रहा है, 5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल मास या फिर 5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वेट उसके बराबर प्रतीत होता है। ये आपका इसका रेस्ट में मास है और इसको अभी लग रहा है कि ये अपने बार का 5 गुना ज़्यादा फील कर रही है, इसको ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। और ये जो आपका रॉकेट दे रखा है, इस रॉकेट का इस बंदी के साथ में वेट दे रखा है, ये कैपिटल M बराबर 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम। ठीक है, इस बंदी के साथ में इस रॉकेट का वेट कितना है ये है, तो आपको फाइंड करना है ए एक्सेलरेशन ए, यानी कि ये जो आपका रॉकेट है किस त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। देखो फिलहाल रॉकेट को भूल जाओ, ये आपकी बंदी है, बंदी पर लग रही है रिएक्शन फोर्स R, ये आपके नीचे mg। ठीक है, अब यहाँ पर फिलहाल R बराबर अपने को क्या दे रखा है, 5 टाइम्स ऑफ mg। क्या फील हो रहा है उसको, 5 गुना फील हो रहा है। तो R दे रखा है अपने पास में ऑलरेडी 5 mg। हम क्या निकालते हैं, R माइनस ऊपर क्यों हो जा रही है, तो R माइनस mg बराबर क्या लिखा था, ma। यही लेके चलते हैं, ये जो नेट फोर्स आया ma के बराबर होगा यही। अभी हम इस बंदी की बात कर रहे हैं, रॉकेट को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये आपके क्या होगा, 5 mg माइनस mg बराबर ma। ये आपके 4g बराबर कितना आ गया, a, यानी a बराबर कितना आया, 4g। चलो ये तो आ गया आपके त्वरण की वैल्यू। और अगर मैं इसके साथ में एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि ये जो रॉकेट है इस पर बल कितना लग रहा है, थ्रस्ट कितना लग रहा है, तो वो कैसे याद करोगे आप। F बराबर क्या होता है आपके ma। अब यहाँ पर m मैंने कैपिटल वाला इसलिए लिखा क्योंकि अभी हम रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं कि रॉकेट के ऊपर कितना बल लग रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो F बराबर कितना होगा, m यानी 1 मल्टीप्लाई विथ 10⁴। a कितना हो गया आपके 4g, g बराबर कितना होता है 10, तो 10 लेके चलो, ये 40 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन, या फिर 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन। ये क्या हो गया आपके बल। इतनी सी चीज़ समझ में आई तो फिर आगे चलते हैं और बढ़िया से टेंशन वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। टेंशन, जिसको देख के टेंशन हो जाए वो वाले। फिर अपना टॉपिक आता है डोरी में तनाव। देखो अभी अपन एक बंदर को भी उतारेंगे एक रस्सी पे। फिलहाल देखो आपके डोरी में तनाव, ये आपकी डोरी कहीं पर लटकी हुई है और इस पर आपने m भार लटका दिया, m वेट लटका दिया कोई भी, तो इसकी वजह से भार कितना होगा, mg। अगर ये हवा में लटका हुआ है इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा तभी लटका हुआ है। अरे रस्सी बांध रखी है तो भाई लटकी रहेगी, लेकिन रस्सी भी किस वजह से यहाँ पर ठहरी हुई है तो उसको बोलते हैं अपन टेंशन, तनाव। वो क्या होता है, T। अब T की डायरेक्शन कैसे निकालोगे,
जिस जगह पर देख रहे हो उसके अपोजिट साइड में ले लो। यहाँ पर देख रहे हो तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर देख रहे हो तो इसके इस डायरेक्शन में, दोनों में टी आएगा, क्योंकि आपकी जब तक डोरी चेंज नहीं होती तब तक आपके टेंशन यानी कि तनाव चेंज नहीं होता है। जब आप एक ही डोरी को दो अलग अलग जगहों से पकड़ कर खींचोगे तो आपके जो तनाव आने वाला है वो एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी बराबर कितना हो गया आपके mg, ठीक। अब इससे देखना हम एक क्वेश्चन करते हैं। यह आपकी एक पेड़ की डाली है, इस पेड़ की डाली पर एक बांदरा, यह आपका एक बंदर, ये बंदर क्या कर रहा है, नीचे की तरफ उतर रहा है और आपको फाइंड करना है इसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आपको फाइंड करना है। कंडीशन क्या दे रखी है कि कंडीशन ये दे रखी है कि इसके अंदर जो तनाव है, इसके अंदर जो तनाव है यानी कि ये जो आपके रस्सी या फिर आप जो ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर था पेड़ की शाखा या फिर क्या बोल सकते हो उसको, हाँ शाखा ही मान लो, पेड़ की शाखा है, ये जो पेड़ की शाखा है इस पर अधिकतम तनाव कितना हो सकता है। तो अधिकतम तनाव हो सकता है इस बंदर के टी मैक्सिमम हो सकता है, ये जो आपका बंदर है इसके मास का या फिर इसके बार का 75%, ये क्वेश्चन में दे रखा है 75% ऑफ mg। टी मैक्सिमम कितना हो सकता है आपके 75% ऑफ mg, यानी कि अगर आपके जो तनाव ये जो नीचे जा रहा है और इसका जो रिजल्टेंट जो आपके टेंशन आएगी या फिर तनाव आएगा वो अगर 75% ऑफ इसके द्रव्यमान से ज़्यादा आ गया तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो आपको वो त्वरण फाइंड करना है कि जिस त्वरण से अगर ये नीचे की तरफ उतरे तो ये डोरी टूटे नहीं और आपका बंदर है आराम से नीचे उतर कर आ जाए, ठीक है। इतनी सी बात है, चलो करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, mg नीचे, यहाँ पर टेंशन, ऊपर तनाव, यही होगा। और इस पर नेट फोर्स भी लगेगा, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो नेट फोर्स लगेगा। अब ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के है, अंदर है तो नीचे की ओर नेट फोर्स लगेगा। अब नीचे की ओर जा रहा है तो मैंने क्या बोला, जिस साइड में जाएगा उसको सुपीरियर मानेंगे। ये क्या हो जाएगा, mg माइनस ये t किसके बराबर है आपके m, नेट फोर्स है। नेट फोर्स किसके बराबर बना था मैंने, F बराबर m, यही बताया मैंने। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टेंशन फाइंड करनी है आपको, तो T बराबर हो गया आपके mg माइनस ma। और ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि T मैक्सिमम आपके 75% ऑफ mg हो सकता है। तो T लेस देन इक्वल होगा आपके 75% यानी 75/100 ऑफ mg, यानी कि T लेस देन इक्वल होगा आपके 3/4 ऑफ mg। ये आपके T की वैल्यू है और ये आपके T की वैल्यू है। ये जो T की वैल्यू है आपके 3/4 mg से कम होनी चाहिए। तो इसको यहाँ पर पुट करोगे आप तो mg माइनस ma बराबर नहीं, लेस देन इक्वल 3/4 mg, ठीक। m से m सारे से कैंसिल कर दो आप, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ आप, इसको इधर लेके आओ, रखो भैया। ये mg माइनस 3/4 mg और ये आपके होगा लेस देन इक्वल ma, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपके कितना आएगा, m से m तो कैंसिल कर दो, आपके हो जाएगा g/4 इज लेस देन इक्वल a, यानी कि आपका जो त्वरण होगा वो त्वरण g/4 से ज़्यादा ही होना चाहिए। त्वरण किससे ज़्यादा होना चाहिए, ये जो आपका त्वरण है किससे ज़्यादा होना चाहिए, g/4 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर अपन न्यूनतम कम से कम त्वरण भी लेके चले
तो न्यूनतम त्वरण कितना होना चाहिए आपके, न्यूनतम त्वरण, आपका न्यूनतम त्वरण होना चाहिए g/4 यानी 10/4 यानी कि आपके कितना हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये न्यूनतम त्वरण होगा। अगर इस न्यूनतम त्वरण से बंदर नीचे की तरफ उतरेगा तो रस्सी नहीं टूटेगी। अगर इससे कम त्वरण से नीचे की ओर उतरा तो क्या हो जाएगी, रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में, इसको छाप लेना, छापना चाहो तो। अभी हम एक और तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं, पुली से रिलेटेड क्वेश्चन। वैसे तो नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछ ले तो भैया क्या है, आरपीएससी है, अपने मन मर्जी की मालिक है आरपीएससी। पुली से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर अपन इसको बस बंद करते हैं। ये आपके कोई पुली है, इस पर कोई आपके मास लटका हुआ है m, इस पर एक दूसरा मास लटका हुआ आपके, ये m1 है और ये m2 लटका हुआ। चलो इसको एक क्वेश्चन से ही करते हैं सीधा। ये आपके 2 kg है, ये भी आपके 2 kg लटका और इसके साथ में आपके 1 kg और लटका हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 2 kg एंड 1 kg के बीच डोरी में तनाव बताना है आपको। ये जो डोरी है इसमें तनाव बताना है, साथ के साथ आपको इस डोरी के अंदर भी तनाव बताना है। तो यहाँ पर क्या मैंने क्या बताया था, टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पर भी टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट। क्या हो जाएगा आपके, ये टेंशन सेम है दोनों, इसको T1 इसको भी T1 मान लिया। यहाँ पर देखोगे तो इस जगह से देखोगे तो ये इस साइड में, इस जगह से देखो तो इस साइड में, ये आपके T2, ये भी आपके T2। अब देखो अगर मैं इस वाले की T1 निकालूंगा तो इसको मैं एक पूरा एक सिंगल पिंड मानूंगा। ठीक है, अभी इस रस्सी के बारे में बात नहीं हो रही है। जब आप इस रस्सी के बारे में बात करोगे तो इसको एक सिंगल पॉइंट मान लेना और यह आपके एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा। तो इस पर देखो क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, डोरी में तनाव व त्वरण ज्ञात करो। देखो यहाँ पर 2 kg, यहाँ पर 3 kg लटका हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड में नीचे की ओर गति करेगी, किस ए एक्सेलरेशन से गति करेगी, तो ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर गति करेगा। यहाँ पर इसका mg यानी 2g हो जाएगा, यहाँ पर T1 है तो T1 माइनस 2g बराबर किसके होगा, 2a। ma के बराबर होता है, मैंने बताया था, तो 2a के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आप एक इक्वेशन देखोगे नीचे की ओर जा रहा है यानी 3g माइनस T1 बराबर 3a। इसको मैंने एक पिंड मानना, पूरे को 3 आया, वो टोटल मास कितना आया उसका 3 आया, तो मैंने क्या मानना, ये जो बार आया इसके नीचे की तरफ वो हो गया आपके 3g माइनस ये ऊपर T1 है और बराबर नेट फोर्स कितना होगा, ma के बराबर हो जाएगा। जोड़ लो आप दोनों इक्वेशन को तो कितना हो जाएगा आपके g बराबर कितना हो जाएगा 5a, a बराबर g/5 यानी a बराबर कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही हुआ। अब आपको तनाव ज्ञात करना है, यहाँ से आप T1 निकाल लो, ये आपके T1 निकालोगे तो इसको आप इस इक्वेशन के अंदर रख दो, तो T1 बराबर कितना हो गया आपके 2a माइनस 2g, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, 2a यानी 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 10, 4 प्लस 20 बराबर 24 न्यूटन। और मेरे को T2 निकालना है। अगर अब इस वाले की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले को भूल जाओ, तो ये T2 ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि 1g, नीचे की तरफ इसका बार कितना होगा 1g, यही होगा 1g माइनस T2 बराबर ये 1a, यही होगा। तो T2 हो जाएगा आपके 1g माइनस 1a यानी कि 10 माइनस 2 बराबर 8 न्यूटन T2। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही सरल सरल से आएंगे।
ज़्यादा कठिन वाले आने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपन जेई का पेपर दे रहे हैं या फिर नीट का पेपर दे रहे हैं तो उसमें बहुत ही भारी भारी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं आने वाला। बस ऐसे सरल क्वेश्चन आएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।